नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने मुखातिब हैं। पीवी नरसिंह राव का जन्मदिन है। इस खास मौके पर और देश के अलग अलग राज्यों में पंचायती राज के तहत चुनाव हो रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत। तो इन दो मुद्दों पर मैंने सोचा कि आप लोगों से अपनी राय, अपनी जानकारी साझा किया जाए। सबसे पहले तो पीवी नरसिंह राव जी का आज जन्मदिन है और पीवी नरसिंह राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। पीवी नरसिंह राव जी का जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में, वो बेहद कंट्रोवर्शियल रहा और ख़ास तौर से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में जो नरसिंह राव की भूमिका रही, उसको लेके समाज के एक वर्ग में और बहुत ज़्यादा नाराज़गी रही नरसिंह राव जी की भूमिका को लेके। और माना जाता है कि जो अयोध्या में विवादित पूजा स्थल का ध्वस्तीकरण हुआ, उसमें कहीं न कहीं पीवी नरसिंह राव जी की मौन स्वीकृति रही। और इस बात का एक बार नहीं, कई बार दावा और कोई नहीं बल्कि उस समय आंदोलन के जो कुछ चुनिंदा लोग थे जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, उस आंदोलनकारियों में से एक विनय कटियार ने कई बार इस बात का दावा किया था। और उनका ये भी कहना रहा है कि वे जो एक किताब लिख रहे हैं अयोध्या विवाद और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ, उस किताब में उन सभी चीज़ों का जिक्र होगा जिनके चलते कि आंदोलन परवान चढ़ा और विवादित पूजा स्थल के का ध्वस्तीकरण तक का जो काम था उसको अंजाम दिया गया। तो ये एक अलग विषय है, लेकिन आज हम आपसे पीवी नरसिंह राव की चर्चा करेंगे पंचायती राज व्यवस्था को लेके। हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय भी देश में एक बहुत ही एबनॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन था। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आनन फानन में राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री की कमान सौंपी गई। और उसके बाद जब देश में चुनाव हुए तो सिंपैथी वेव में चढ़कर कांग्रेस पार्टी लगभग 400 सीटें जीत गई। नतीजा ये हुआ कि जो थंपिंग मेजॉरिटी राजीव गांधी की सरकार को मिली, वो अपने कार्यकाल खत्म होने के साल 2 साल पहले एक के बाद एक विवादों में आ गई। पहला विवाद था साहबानो केस का, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था गुजारा भत्ता को लेके, और उसमें राजीव गांधी ने एक समाज के वर्ग के दबाव के चलते, समाज विशेष के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया। नतीजा हुआ कि तमाम लोग राजीव गांधी से नाराज़ हो गए। उनकी कैबिनेट के कई सहयोगी भी नाराज़ हो गए, जिसमें मोहम्मद आरिफ खां का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आया। और वही मोहम्मद आरिफ खां आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केरल के गवर्नर हैं। तो इसके अलावा बोफोर्स को इसके लेके बीपी सिंह नाराज हो गए राजीव गांधी से, और उन्होंने राजीव गांधी पर और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसकी कि दशकों जांच चली, लेकिन अभी तक गांधी परिवार के खिलाफ कोई सबूत भारत की सरकार को नहीं मिल पाया, न जांच एजेंसियों को मिल पाया। लेकिन राजीव गांधी का जो कार्यकाल था, उसमें सबसे बड़ा जो एक चैलेंजिंग पॉइंट था, जो मेरे समझ से, क्योंकि आज हम चर्चा पंचायती राज व्यवस्था पर करना चाहते हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था की थी। राजीव गांधी सही मायने में एक ट्रू डेमोक्रेट थे मेरी नज़र में। मैं मानता हूँ कि पंडित नेहरू के बाद अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे देश में, राजीव गांधी सही मायने में पंडित नेहरू के जो लीगेसी थी उसको लीड कर रहे थे, और वो सही मायने में पंडित नेहरू की तरह एक ट्रू डेमोक्रेट थे। डेमोक्रेसी में भरोसा करते थे, कंसेंसस की पॉलिटिक्स में भरोसा करते थे। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक बयान दिया था कि जो विकास है, डेवलपमेंट के लिए जो दिल्ली से पैसा जाता है, वह ग्रास रूट तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 15 पैसा ही पहुँच पाता है। बाकी जो रुपया है वो बीच में बंदर बाट हो जाता है, घूस की भेंट चढ़ जाता है। और इसलिए उनका मानना था कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, या सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो सपना कि महात्मा गांधी ने देखा था, जो सपना कि पंडित नेहरू ने देखा था,
उस सपना को राजीव गांधी साकार करना चाहते थे और राजीव गांधी ने डिवोल्यूशन ऑफ पावर के एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त और मंत्रिमंडल के सहयोगी मणिशंकर अय्यर को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। मणिशंकर अय्यर ने पूरा ड्राफ्ट बनाया, लेकिन इसी बीच राजीव गांधी की सरकार चली गई और उसके बाद जब दोबारा कांग्रेस की सत्ता आई तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। उनकी श्रीपेरुम्बदूर में हत्या हो गई थी लिट्टे उग्रवादियों के द्वारा और प्रधानमंत्री की कमान पीवी नरसिंह राव को मिल गई, जो कि उस समय चुनाव भी नहीं लड़े थे और पीवी नरसिंह राव ने लगभग मन बना लिया था कि अब वे सक्रिय राजनीति से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन परिस्थितियां बदली और पंडित नारायण दत्त तिवारी चुनाव हार गए। अगर पंडित नारायण दत्त तिवारी उस समय लोकसभा का चुनाव जीत गए होते तो शायद पीवी नरसिंह राव की जगह पंडित नारायण दत्त तिवारी देश के प्रधानमंत्री होते। लेकिन यही कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड कॉन्ट्राडिक्शंस और वो डेस्टिनी तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए पंडित नारायण दत्त तिवारी के चुनाव हारने के बाद उस समय कांग्रेस में जो लोग भी थे, क्योंकि सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं आई थी और राजीव गांधी की हत्या की वजह से वे काफ़ी दुखी थी, वे नहीं चाहती थी कि वो सक्रिय राजनीति में आए। तो उन हालात को देखते हुए पीवी नरसिंह राव को प्रधानमंत्री की कमान सौंपी गई। पीवी नरसिंह राव ने जितने फैसले किए, बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसको लेके कि हम आप या अलग अलग जो विचारधारा के मानने वाले लोग हैं उनकी अलग राय हो सकती है, लेकिन एक जो काम पीवी नरसिंह राव ने किया कि राजीव गांधी का जो ड्रीम था पंचायती राज व्यवस्था, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, पंचायतों को ज़्यादा अधिकार संपन्न बनाना, गांव का विकास, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और बहुत सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ। और राजीव गांधी के ही संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक पंचायती राज का ऑल इंडिया कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था। अमेठी में एक जगह है कठौता में, लेकिन तेज आंधी तूफान के चलते वो सम्मेलन नहीं हो पाया और जो तंबू कनात लगे थे सब उखड़ गए। बावजूद इसके पीवी नरसिंह राव ने उस एजेंडा को परस्यू किया, आगे बढ़ाया और संविधान में संशोधन किया 74th अमेंडमेंट और अमेंडमेंट करके पंचायती राज कानून को और सशक्त बनाया और राज्यों को उन्होंने छूट दी कि वे अपने हिसाब से इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब आई बात कि जो संविधान में संशोधन हुआ 74th अमेंडमेंट, जिसके तहत लोकल बॉडीज और अर्बन बॉडीज को ज़्यादा अधिकार दिए गए, जिसके तहत पंचायती राज को पावर टू द पीपुल के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, वो कितना अचीव हो पाया, कितना कारगर रहा। हम यहाँ आप लोगों के सामने 2-3 चीज़ें रखना चाहते हैं जो कि इस मुहिम से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। पहला तो ये कि मणिशंकर अय्यर का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था, जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो राजीव गांधी के विजन को उन्होंने ड्राफ्ट की शक्ल दी, उनका क्या राय रही है इसके बारे में कुछ साल पहले मैंने मणिशंकर अय्यर से बहुत डिटेल में उनसे बातचीत की थी। उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों को विस्तार से उस पूरे बिहाइंड द पंचायती राज कानून किस तरह से बना, क्या हुआ, क्या सीन था, वो अगर समझना है तो आप लोग मणिशंकर अय्यर का वह इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। दूसरा, हमारे दोस्त और उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिनेश शर्मा जी, जब वो मेयर थे लखनऊ के 2 बार तो और मेयर संघ के अध्यक्ष थे, तो उनकी क्या मुहिम थी उसके बारे में हम आप लोगों से जिक्र करेंगे। और तीसरा, जस्टिस सीबी पांडे जी पिछले कई दशकों से नौकरी में जब थे तब भी, सेवानिवृत्त होने के बाद भी लगातार पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए विलेज सरकार का जो कॉन्सेप्ट है या विलेज रिपब्लिक का, उसको मूर्त रूप देने के लिए वो आंदोलन चलाते रहे हैं। सामाजिक तौर पर, राजनैतिक तौर पर उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, नैतिक पार्टी के नाम से वो चलाते हैं और ग्राम प्रधान संघ के बैनर से भी वे पंचायती राज व्यवस्था के लिए और गाँवों के विकास के लिए सक्रिय हैं पिछले कई दशकों से।
तो उनके द्वारा जो बातचीत पिछले दिनों हमारी होती रही है उसका भी हम जिक्र करेंगे। अब आती बात यहाँ पर कि पंचायती राज व्यवस्था जिसको लेके राजीव गांधी ने एक सपना देखा था, जो महात्मा गांधी से लेके नेहरू और तमाम हमारे देश के बड़े नेताओं का एक ड्रीम था, जो एक कानून के शक्ल में आया पीवी नरसिंह राव के जरिए, वह आज कितना रेलिवेंट है। जिस तरह के चुनाव उस कानून के बनने के बाद भी हमारे देश के अलग अलग राज्यों में होते रहे हैं, उन चुनावों की निष्पक्षता, उन चुनावों के अगर हम कहें तो ईमानदारी पर सभी राजनीतिक दल लगभग सवाल उठाते रहे हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं उनका नज़रिया अलग होता है, जब वो सत्ता से अलग होते हैं तो उनका नज़रिया अलग होता है, और जब वो सत्ता में रहते हैं तो उनकी नज़र में जो कुछ वो कर रहे हैं सब जायज़ है और कानून सम्मत है। कहीं कोई बेईमानी नहीं हो रही है, कहीं कोई धन जन बल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, ये उनका कहना रहता है, उनका दावा रहता है। और जब वे विपक्ष में चले जाते हैं तो इसी तरह के आरोप वे भी लगाते हैं उस समय के सत्ताधारी दल पर। हम यहाँ चर्चा करेंगे अभी तात्कालिक जो घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, उन घटनाओं का। मैं इस आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूँ कि किस पार्टी को कितनी कामयाबी मिली है या किस पार्टी का कितनी जिला पंचायतों पर कब्जा है, लेकिन हम सब जानते हैं, जो लोग भारतीय राजनीति को थोड़ा नज़दीक से देखते रहे हैं, जर्नलिज्म में हैं, कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि पंचायतों के चुनाव में धन जन बल और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। अगर हम देखें तो मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तब भी, इसके पहले कल्याण सिंह जी जब थे तब भी, फिर जब मायावती आई तब भी, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुए तब भी, और आज जब आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं तब भी लगभग इसी तरह के ट्रेंड देखने को मिलता रहा है। और सबसे दिलचस्प घटना तो तब हुई थी जब उत्तर प्रदेश में मायावती, काशीराम और मुलायम सिंह में एक राजनीतिक गठजोड़ हुआ था बीजेपी को सत्ता से अलग रखने के लिए, और वह गठजोड़ काफ़ी सफल रहा और मुलायम सिंह की मदद से पहली बार काशीराम इटावा से संसद में पहुंचे थे। उसके पहले वो सामाजिक तौर पर एक बड़े नेता बन चुके थे। सामाजिक समीकरण बना के, जातीय समीकरण बना के उन्होंने बीएसपी को एक सशक्त राजनीतिक दल का रूप दे दिया था, लेकिन वो खुद पार्लियामेंट की दहलीज तक नहीं पहुंच पाए थे। तो काशीराम को पहली बार पार्लियामेंट तक पहुंचाने का अगर कंट्रीब्यूशन या श्रेय किसी को जाता है, क्रेडिट, तो मुलायम सिंह यादव को जाता है। और उन्होंने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए काशीराम और मायावती से तालमेल किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। लेकिन वह सरकार जो कि बीजेपी, कांग्रेस सबको सत्ता से बेदखल करके बनी थी, वह सरकार एक बहुत छोटे मुद्दे पर उसके सामने राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था, और वह मुद्दा था लखनऊ के जिला पंचायत चुनाव का। लखनऊ के जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर बीएसपी चाहती थी कि वे अपना उम्मीदवार खड़ा करें और चुनाव लड़े और जीते, और मुलायम सिंह के लोगों ने बीएसपी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की। मायावती और काशीराम के बार बार शिकायत करने के बाद मुलायम सिंह अपने लोगों को नहीं मना रहे थे, नहीं रोक रहे थे, और मुलायम सिंह के जो लोग थे वो लखनऊ जिला पंचायत में बीएसपी के उम्मीदवार को पर्चा नहीं दाखिल करने दे रहे थे। नतीजा ये हुआ कि मायावती और काशीराम मुलायम से इतना नाराज हुए थे कि उन्होंने समर्थन वापसी का धमकी दे दिया था मुलायम सिंह को, और कहा था कि अगर यही रहा, हमारा प्रत्याशी सर्टेन टाइम के अंदर वापस नहीं आया तो हम आपकी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। तो आज जो लोग कह रहे हैं कि आदित्यनाथ की सरकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी जन धन बल का प्रयोग करके, सत्ताधारी दल अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जिला पंचायतों पर कब्जा कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें तो इसके पहले भी होती रही हैं, और पंचायतों के चुनाव पर सवाल उठते रहे हैं निष्पक्षता पर। तो आज अगर ये घटना हो रही है तो ये कौन सी ऐसी घटना है जो जिसको लेके कि इतना हाई, तो बात हो गई कि अब हम सत्ता में हैं, जो हम आपसे
बातचीत कर रहे थे, जो अपनी जानकारी साझा कर रहे थे, उसमें थोड़ा इंटरप्शन हुआ है। हम अपनी बात को फिर दोबारा आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस समय जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, पंचायत जिला, एक बार फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि थोड़ा सा दोहराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस समय जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है जिला पंचायतों के चुनाव को लेके, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। और आमतौर पर माना जाता है कि बाई इलेक्शंस और लोकल बॉडीज के चुनाव, स्पेशली जब अब इसके बाद जो दूसरा मुद्दा है जो जिस पर कि हम आपसे चर्चा करना चाह रहे थे कि जो पंचायती राज कानून में बदलाव हुआ था और पीवी नरसिंह राव ने जिस तरह से संविधान में संशोधन किया था, तो उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे लोकल बॉडीज के, चाहे वो मेयर संघ हो या जिला पंचायतों के लोग हों या ग्राम प्रधान संघ हो, ये सब लोग अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार संपन्न बनाने की कोशिश करते रहे और उस समय की राज्य सरकारों से डिमांड करते रहे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का ही 2-3 जिक्र करूंगा। जब डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो इस समय उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लखनऊ के मेयर थे, 2 बार वो लगातार मेयर रहे। उस समय एक बार कल्याण सिंह जी की सरकार थी और दूसरी बार मुलायम सिंह जी की सरकार थी। मुलायम सिंह की सरकार में मोहम्मद आजम खां मंत्री थे नगर विकास के, और कल्याण सिंह जी की सरकार में लालजी टंडन जी और बाकी लोग मंत्री हुआ करते थे। दिनेश शर्मा को लखनऊ के मेयर होने के नाते और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जो महानगर पालिकाएँ थे उस पर बीजेपी का ही मेयर था, उनको उत्तर प्रदेश मेयर संघ का भी अध्यक्ष चुना गया था। और दिनेश शर्मा के नेतृत्व में एक बार नहीं कई बार डेलीगेशन मेयर संघ का गया, कल्याण सिंह जी के पास भी और मुलायम सिंह के सरकार में भी, कि उन लोगों को जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं वे दिए जाएं। अधिकारी उनको कंट्रोल करते हैं, उन अधिकारियों के चंगुल से लोकल बॉडीज को मुक्त किया जाए। लेकिन चाहे बीजेपी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी की सरकार हो, किसी भी सरकार ने संविधान के अनुसार जो मेयर्स को अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे, जो जिला पंचायतों को अधिकार प्राप्त होने चाहिए थे, वे अधिकार उनको नहीं दिया। और आज भी जब बीजेपी की 4.5 साल से सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो उन धाराओं को शिथिल नहीं किया गया है जिन धाराओं के जरिए लोकल बॉडीज पर अधिकारियों का कब्जा है और अधिकारी मनमाने तरीके से जो ग्रांट, जो अनुदान जाता है लोकल बॉडीज के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो अर्बन एरियाज हो या रूरल एरियाज हो, उसको वो अपने तरीके से ही खर्च करते हैं, अपने तरीके से ही योजनाओं को अंजाम देते हैं। बावजूद इसके कि सरकार बीजेपी की है, बावजूद इसके कि सरकार समाजवादियों की थी। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पर किसी भी राजनैतिक पार्टी के सत्ता में आने से जो शासन तंत्र है उसका नज़रिया बहुत ज़्यादा नहीं बदलता है। शासन तंत्र वैसे ही चलता है जैसे कि आज़ादी के बाद से चलता रहा है, और अधिकारियों का नज़रिया हमेशा से यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइज तरीके से शासन चलाया जाए, सेंट्रलाइज तरीके से चीज़ों को अपने हाथ में रखा जाए। और इसीलिए जब सीबी पांडे जी भी पिछले कई दशकों से ग्राम प्रधान संघ बना के गांव सरकार का झंडा तले आंदोलन चला रहे हैं, तो अभी तक उनको कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। और जब इस संबंध में मेरी बात हुआ करती थी दिनेश शर्मा जी से, तो उनका ये कहना था कि नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं, जब वो मेयर थे तब भी। और आज सीबी पांडे जी का भी यही कहना है कि उनकी कोशिश चाहे जितनी हो, लेकिन सरकारी रवैया जस का तस है। सरकार में बैठे हुए अधिकारी नहीं चाहते हैं कि उस सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सही मायने में, जो सपना कि गांधी, पंडित नेहरू या राजीव गांधी ने देखा था। और वे अधिकारी सत्ता में आए उन राजनेताओं को भी अपने ढंग से
चलाने की कोशिश करते हैं, अपने ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं, और अधिकारी जैसा चाहते हैं वैसा ही राजनेता चलते हैं और करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर में भी हाल में डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, तब भी आरोप लगे कि चुनाव फेयर नहीं है, सरकारी संरक्षण में सरकार की डमी और लोगों को वहाँ डेवलपमेंट काउंसिल में इलेक्ट कराया गया है, या देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ चुनाव हुए तो वहाँ जब पार्टी विपक्ष में थी वो इसी तरह के आरोप लगाई, और इसी तरह के आरोप आज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं बहुत निष्पक्ष हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जिला पंचायत के चुनाव हैं उसमें सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि देश में और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। मेरा सिर्फ यही मानना है, और ये इसमें सुधार तभी हो सकता है जब देश की जनता चाहे कि सुधार हो। जब तक देश की जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक देश की जनता ईमानदारी से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव नहीं करेगी, तब तक न तो परिपक्व लोकतंत्र की स्थापना हो पाएगी और न इस तरह के चुनावों में निष्पक्षता दिखाई देगी। सही मायने में देखा जाए तो आज जो कुछ हो रहा है हमारे डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, इसके लिए हम आप सब जिम्मेदार हैं। हम लोग जिस तरह के जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं, उसी तरह के जनप्रतिनिधि जब जाते हैं जिला पंचायतों में, नगर निगमों में, विधानसभा में, विधान परिषद में, संसद में, तो उनका आचरण उसी तरह का होता है। जब वे जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर रुपया देकर टिकट खरीदने के बाद अपने मतदाताओं को रुपया, पैसा, खाना देकर वोट लेने के बाद इन चुनी हुई संस्थाओं में जाएंगे, तो उनसे हम आप किस तरह की उम्मीद करते हैं कि जब कोविड महामारी आएगी तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड की व्यवस्था करेंगे? क्योंकि उनको तो पता है कि आपने उनको वोट ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और बेड के लिए तो दिया नहीं है। जब आपको वोट देने का मौका मिला तब तो आपने जाति देख के वोट दिया, तब तो आपने धर्म देख के वोट दिया, तब तो आपने क्षेत्र देख के वोट दिया, तब तो आपने रुपया लेकर वोट दिया। तो अब आज आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार का इंतजाम करेंगे? तो इसलिए आखिर में मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है और मेरी अपनी राय है कि आज जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। ये एक दिन की दुर्व्यवस्था नहीं है, ये कुप्रथा वर्षों से चली आ रही है। और अगर मतदाताओं में, नागरिकों में जागरूकता नहीं आई, अगर मतदाताओं में, नागरिकों में ईमानदारी नहीं आई, अगर मतदाता और नागरिक जाति, संप्रदाय, क्षेत्र से ऊपर उठकर समाज के मूल मुद्दों पर वोट नहीं डालेंगे, तो आने वाले समय में भी इस तरह की दुर्व्यवस्था, कुप्रथा और ऐसे ही जनप्रतिनिधि हमारे आपके बीच से चुनकर जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और रिकॉर्डिंग के दौरान आपसे जो हम बातचीत कर रहे थे, उस दौरान जो भी एक दो बार व्यवधान हुआ है उसके लिए हम आप सबसे एक बार फिर माफ़ी मांगते हैं। जो भी इनकन्वीनियंस हुआ उसके लिए सॉरी फॉर इट। थैंक यू। फिर हम दोबारा आपसे मिलेंगे किसी दूसरे बर्निंग इश्यूज को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड डे।